नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मोदी के प्रधानमंत्री के दौर पर शपथ लिए 12 साल हो रहे हैं। 26 मई 2014 को मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो देश के 130 करोड़ जनता की उम्मीदों के उदय की शुरुआत हुई। मोदी ने पहले ही साल में जो फैसले और योजनाएं देश में लागू की, उसने हर किसी को मोदी का दीवाना बना दिया। इसके बाद साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक, गरीब कल्याण से लेकर वैश्विक कूटनीति तक, रक्षा शक्ति से लेकर सांस्कृतिक गौरव तक, हर क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कश्मीर में धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, G20 की सफल मेजबानी, मेक इन इंडिया, वंदे भारत ट्रेन, चंद्रयान मिशन, यूपीआई क्रांति और करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच जैसे अनेक फैसलों ने नए भारत की तस्वीर को मजबूत किया। ये 12 साल सिर्फ एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों, संकल्प और आत्मविश्वास के उभार की कहानी है। एक ऐसे भारत की कहानी जो अब दुनिया को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि अपनी बात मजबूती से मनवाता भी है, क्योंकि यह है मोदी के दौर में भारत का स्वर्णिम काल। तो चलिए बीते 12 साल में मोदी ने देश के लिए क्या क्या किया है, उसको अगले 30 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं कि जब सपना बड़ा होता है तो देश मजबूती से खड़ा होता है। कुछ ऐसा ही सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा 12 सालों की शुरुआत में। जरा वो सपना क्या था जिसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत 2047, ये वो सपना जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली, शपथ के साथ ही इस लक्ष्य को पूरा करने की तरफ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि शपथ लेते ही राष्ट्रहित सर्वोपरि नजर आया। और जरा उन योजनाओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो 2014 से 2026 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण के लिए शुरू की, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, स्किल इंडिया मिशन अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014। इसके अलावा जरा देखिए 2014 की इन योजनाओं से इतर और कौन कौन सी योजनाएं, इसमें डिजिटल इंडिया 2014-15 में इसको प्रारंभ किया गया। इसके आगे बढ़ते हैं और 2015 जो बालिका बीमा और आवास की सुरक्षा पर पूरे तरीके से समर्पित रहा। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं कि किस योजना ने देश के अंदर कितना बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि यह देश की जनता जानती है। लेकिन 2016, 17 और आगे कौन कौन सी योजना प्रधानमंत्री ने देश को दी, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, उज्ज्वला योजना मई 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, सौभाग्य योजना 2017, घर घर बिजली योजना, आयुष्मान भारत सितंबर 2018, 17-18 के अंदर इसको शुरू किया गया था। ये वो योजनाएं जिन्होंने देश में गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग सबको सम्मान दिया। और 2019 से 26 मानो किसान सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुन लिया। और ये बीच में कोविड काल भी। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फरवरी 2019, जल जीवन मिशन 2019, आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023, अमृत भारत स्टेशन योजना 2023, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024। इसमें जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये कोविड काल के बाद शुरू की गई ताकि कोई भूखा ना सो। और आज भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम 2014 के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 12 साल के बड़े 12 फैसले कौन से रहे जिन्होंने 2047 में विकसित भारत की नींव को मजबूत किया। जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए,
अनुच्छेद 370 का खात्मा, डिजिटल भुगतान क्रांति, नोटबंदी का साहसिक प्रयोग, जीएसटी, एक देश एक टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का महाअभियान, आत्मनिर्भर रक्षा नीति। इसके अलावा आयुष्मान भारत, सरकारी स्वास्थ्य कवच, पीएम आवास और उज्ज्वला योजना, कोविड-19 प्रबंधन, कूटनीति और वैश्विक नीति, सामाजिक न्याय और संस्कृति, नई शिक्षा नीति और कौशल विकास। ये वो 12 आयाम जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल को स्वर्णिम काल के अंदर तब्दील कर दिया। और इससे देश पर क्या असर पड़ा है, एक एक करके शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का नया सवेरा 370 का खात्मा, जिसका शायद हिंदुस्तान आजादी के बाद से ही इंतजार कर रहा था। 5 अगस्त 2019 की तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक संकल्प पेश किया। दशकों से जिसे छूने की हिम्मत कोई सरकार नहीं कर पाई, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया और जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान इतिहास का हिस्सा बन गया। भारत का पूरा संविधान वहां लागू हुआ और देश के अन्य नागरिकों की तरह वहां के लोगों को भी अधिकार मिले। अलगाववादी ताकतों और पत्थरबाजी की घटनाओं पर काफी हद तक लगाम लग पाया। कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आना शुरू हुआ और विकास कार्यों में तेजी आई। हाल के वर्षों में वहां हुई लोकतांत्रिक चुनाव में जमीनी स्तर पर राजनीति को दोबारा बहाल किया गया। यह सब मोदी ने किया, जिसको कोई नहीं कर पाया, मोदी ने करके दिखाया। लेकिन इसका घाटी के आम लोगों पर क्या असर पड़ा? नागरिकों को दशकों के खौफ और बंद की संस्कृति से आजादी मिली। कश्मीरी महिलाओं, दलितों और शरणार्थियों को वो अधिकार मिले जो उन्हें 70 सालों से नहीं मिले थे। सिनेमा हॉल दोबारा खुले, रात की रौनक लौटी और लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े। युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप और खेल के उपकरण नजर आए और उसने पूरी तस्वीर बदल दी। तस्वीर डिजिटल भुगतान क्रांति और यूपीआई ने भी देश की बदली। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह देश की आर्थिक तकदीर बदल देगी। सरकार ने वित्तीय समावेश को अपना मुख्य हथियार बनाया। इसके बाद आधार कार्ड को मोबाइल और बैंक खातों से जोड़ा गया, जिससे जनधन आधार मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी कहा गया। और इसी बुनियाद पर 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान तंत्र बना दिया। और इससे देश पर क्या असर पड़ा, जरिए भी देखिए। भारत में बैंकिंग व्यवस्थाओं का लोकतांत्रिकरण हो गया। अब सरकारी सब्सिडी और मदद बिचौलियों के हाथों से गुजरने के बजाय सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचने लगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। आम लोगों का सरकारी योजनाओं पर भरोसा बढ़ा और जो कहते थे ना कि 1 रुपया चलता है 10 पैसे पहुंचते हैं, अब 1 रुपया चलता है 1 ही रुपया पहुंचता है। इसके अलावा नोटबंदी का साहसिक आर्थिक प्रयोग किया गया। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक टीवी पर आकर 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। इस एक फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार का तर्क था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी, जाली नोटों का कारोबार बंद होगा और आतंकवाद, नक्सलवाद की फंडिंग की कमर टूट जाएगी। और ऐसा होता भी नजर आया। आम लोगों पर थोड़ा असर इसका जरूर पड़ा, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद देश का छुपा हुआ पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। टैक्स बेस का दायरा बढ़ने लगा और देश में डिजिटल लेन देन को अभूतपूर्व रफ्तार मिली। इस फैसले ने देश के भीतर छिपे समानांतर काले धन के साम्राज्य पर एक मनोवैज्ञानिक चोट की। इसके अलावा एक देश एक विधान एक संविधान एक पहचान, तो फिर एक टैक्स क्यों नहीं? मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई, एक देश एक टैक्स का सपना देश के अंदर पूरा किया। 1 जुलाई 2017 की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल से जीएसटी को लागू किया गया। आजादी के बाद से देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में यह सबसे बड़ा और जटिल सुधार था। इसने राज्यों और केंद्र के दर्जनों अलग अलग टैक्सों को खत्म करके पूरे देश को एकल बाजार में तब्दील कर दिया और इससे व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि इंस्पेक्टर राज और राज्यों की सीमाओं पर लगने वाले टैक्स नाकों का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। टैक्स पर लगने वाले टैक्स की बीमारी दूर हो चुकी थी। 2026 में जीएसटी कलेक्शन हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के पास विकास कार्यों के लिए भारी फंड जमा हो रहा था। लॉजिस्टिक और माल ढुलाई की रफ्तार में काफी सुधार आया और उसने भारत की विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन विकास की रफ्तार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी मोदी सरकार ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। मोदी सरकार ने देश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए
देश के कोने कोने को जोड़ने का काम शुरू हुआ। नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार को बढ़ाकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंचाया गया और यह सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन था। और इससे क्या बदलाव आया? इससे बदलाव यह है कि भारतीय रेलवे की पूरी तस्वीर बदल गई। पारंपरिक ट्रेनों की जगह हमने स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों को देखा। देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर उन्हें वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में नए हवाई अड्डे बने, समुद्री बंदरगाहों और जलमार्गों का तेजी से विकास हुआ और इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति से आम लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित बन गया। आज अगर लंबी दूरी पर किसी को जाना है तो अपनी कार से नहीं जा रहा है, वो ट्रेन का सफर कर रहा है। लेकिन भारत का रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, आक्रामक होना यह बेहद जरूरी था, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पर ज्यादा थी। मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने भारत की रक्षा नीति को रक्षात्मक से आक्रामक और आत्मनिर्भर में बदला। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करके सरकार ने साफ कर दिया कि भारत अब घर में घुसकर मारना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर सबको याद होगा। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा काम किया। मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का घरेलू उत्पादन शुरू किया और आज हम एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर दुनिया में पहचाने जाते हैं। 36,000 करोड़ से ऊपर का डिफेंस सेक्टर है जो एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा आत्मनिर्भर रक्षा नीति में बदलाव क्या है और इससे क्या बदला? भारत की युद्ध नीति और वैश्विक छवि पूरी तरह से बदल गई। देश अब केवल दूसरों से हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन गया। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, INS विक्रांत जैसे स्वदेशी लड़ाकू जहाजों का निर्माण भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बन गया। सीमाओं पर सड़कें और सुरंगों का जाल बिछाया गया, जिससे सेना की आवाजाही आसान हुई। देश के नागरिकों के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक नया भरोसा और गौरव की भावना पैदा हुई और ये मोदी ने की। इसके अलावा आयुष्मान भारत गरीबों का स्वास्थ्य कवच बन गया। आपको ध्यान होगा 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाने लगा। देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए और इससे आम जनजीवन कैसे आसान हुआ, जरा सोचिए। क्योंकि मोदी काल में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह बदलता हुआ हमने देखा। इलाज के अभाव में दम तोड़ने वाले गरीबों को देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में वही इलाज मिलने लगा जो अमीरों को मिलता था। और इस योजना ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर भी काफी हद तक लगाम लगाई। देश के दूर दराज के इलाकों तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ और इस योजना ने करोड़ों परिवारों के इलाज के खर्च में कर्जदार होने या गरीबी रेखा से नीचे जाने से उनको बचा लिया। कैंसर, दिल की बीमारी और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज होने लगा। आम आदमी को एक बड़ा मानसिक और आर्थिक संबल मिला। जन औषधि केंद्रों के जरिए मिलने वाली बेहद सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं से आम लोगों के महीने के मेडिकल खर्च को 70 से 80% तक मोदी ने कम कर दिया, क्योंकि मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और इसलिए परिवार की मुखिया यानी कि महिला की आंखें खराब ना हो, प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना से जीवन के स्तर को और बढ़ा दिया। मोदी सरकार ने सबके लिए पक्का मकान और धुआं मुक्त भारत का संकल्प लेकर 2 बेहद महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना। आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करोड़ों पक्के मकान बनाए गए, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। और इससे क्या बदलाव आया, सोच भी नहीं सकते। मिट्टी और फूस के कच्चे घरों की जगह पक्के मकान शौचालयों से लैस नजर आने लगे। इसके साथ ही लकड़ी और उपलों पर खाना बनाने की सदियों पुरानी परंपरा का अंत हुआ, जिससे पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान में भारी कमी आई। इन योजनाओं ने महिलाओं के नाम पर घर देकर महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी। गरीब परिवारों को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी एक सुरक्षित छत मिली। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों माताओं बहनों को रसोई के धुएं से हमेशा के लिए आजाद किया। लेकिन एक दौर आया, कोविड का दौर, कोविड-19 का दौर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ कोविड से देश मजबूती से लड़ा, बल्कि हमने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन मैत्री अभियान भी चलाया। 2020 में सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया। भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश को लेकर दुनिया ने कई भविष्यवाणियां की, लेकिन मोदी सरकार ने
कड़े राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, स्वदेशी टीकों के विकास को प्रोत्साहन, कोविड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा और सफल मुफ्त टीकाकरण अभियान चला है। इससे भारत ने न केवल अपनी 140 करोड़ की आबादी को सुरक्षित किया, बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया टीके भेजकर खुद को विश्व मित्र के रूप में स्थापित किया। देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट का घरेलू उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। महामारी के दौरान शुरू हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, जो आज भी जारी है, क्योंकि मोदी चाहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन का आम लोगों पर एक बड़ा असर पड़ा। संकट के इस भयानक दौर में आम नागरिकों को मुफ्त टीके ने जीवन दान दिया। डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट ने लोगों को दोबारा काम पर लौटने और यात्रा की आजादी दी। मुफ्त राशन योजना ने यह सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के दौर में भी देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए। इस संकट प्रबंधन ने सरकार और जनता के बीच में जुड़ाव को और ज्यादा गहरा कर दिया, और यही वजह है कि मोदी को हरा पाना फिलहाल देश में बड़ा मुश्किल विपक्षी पार्टियों के लिए हो रहा है। इसके अलावा कूटनीतिक और वैश्विक नीति में भी मोदी के दौर में भारत ने एक बड़े आयाम को स्थापित किया। बीते 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिला। भारत ने अपनी पारंपरिक कूटनिरपेक्षता की नीति से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट और इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ एक मूक दर्शक या एजेंडे का प्लान करने वाला देश नहीं, बल्कि एजेंडा तय करने वाला देश बन चुका है। क्वाड और ब्रिक्स जैसे संगठनों में भारत की भूमिका बेहद अहम हो गई है, और इसका असर भी पड़ा है। विदेशों में प्रवासी भारतीयों का सम्मान और सुरक्षा का एहसास अभूतपूर्व रूप से बढ़ा। आज भारतीय पासपोर्ट की ताकत और वैश्विक साख मजबूत हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति का सीधा फायदा देश में आ रहे अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में मिला, जिससे घरेलू स्तर पर कई तकनीकों और नौकरियों का सृजन हो रहा है। इसके अलावा जरा सोचिए, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए मोदी ने क्या किया। मोदी सरकार ने अपने वैचारिक और सांस्कृतिक एजेंडे पर भी बेहद मजबूती से काम किया। 2019 में संसद से 3 तलाक विरोधी कानून पास करवाकर मुस्लिम महिलाओं को एक कुप्रथा से मुक्ति दिलाई। दशकों पुराने कानूनी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बाद जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसे सरकार ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। साल 2023 में संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराया, और इसी कड़ी का हिस्सा वो आज भी बना हुआ है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। और देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में एक बड़ा मोड़ मोदी सरकार के दौर में आया। जैसे 3 तलाक कानून ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर होने वाले शोषण को कानूनी अपराध बना दिया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के विकास ने देश के भीतर सांस्कृतिक पर्यटन की एक नई और विशाल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्द्वार से देश के बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक आकांक्षाएं पूरी हुई। और इसके अलावा नई शिक्षा नीति से भविष्य के भारत की तैयारी। दरअसल 34 साल पुराने शिक्षा ढांचे को बदलते हुए मोदी सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को रट्टा मारने की संस्कृति से निकालकर कौशल आधारित, व्यावहारिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों के जरिए युवाओं को नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया गया। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर दरअसल ये हुआ कि छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी मिली। रोजगारमुखी शिक्षा पर जोर होने से कॉलेजों से निकलने वाले युवाओं की स्किलिंग बेहतर हो रही है। छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को अपनी भाषा में उच्च शिक्षा पाने का अवसर मिला है, जिससे अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व का दबाव कम हुआ। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीक और व्यावहारिक शिक्षा देने की शुरुआत हुई और देश के स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.25 लाख के पार पहुंच गई, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन एक और सवाल, क्योंकि सरकार का कंपैरिजन इस बात से होता है कि पूर्ववर्ती सरकार के दौर में क्या हुआ और उसके मुकाबले वर्तमान सरकार ने क्या किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2014 के दौरान फसलों के दाम क्या थे, एमएसपी में क्या थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था, और वो बढ़ते बढ़ते 2026 तक कितना पहुंच चुका है। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए सर, गेहूं, जौ, बाजरा, रागी,
इसके अलावा सोयाबीन, तिल, उड़द और सूरजमुखी। मुख्य रूप से जरा देखिए, गेहूं 1400 रुपए से बढ़कर आज की तारीख में 2585 रुपए क्विंटल हो गया है, जो कि एमएसपी 1100 से बढ़ के 2150 हो गया है। बाजरा 1250 से बढ़ के 2900 हो गया है। रागी 1550 से बढ़कर 5205 हो गया है। सोयाबीन 2560 रुपए से बढ़कर 5708 रुपए हो गया है। तिल 4600 रुपए से बढ़कर 10,346 रुपए हो गया है। उड़द 4350 से बढ़कर 8200 हो गया है और सूरजमुखी 3750 से बढ़कर 8343 हो गया है। जरा देखिए, जो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार के इन 12 साल के अंदर तमाम फसलों के दाम 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। सिर्फ इतना नहीं, मोदी का स्वर्णिम कार्यकाल में अकल्पनीय कार्य किए जिनका अंदाजा शायद हिंदुस्तान को कभी नहीं था कि क्या ये मुमकिन है। जो नामुमकिन था, जो अकल्पनीय था, मोदी सरकार ने उसको भी पूरा किया। जरा देखिए वो कौन कौन से कार्य हैं। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या दुनिया का धार्मिक हब बन गया है। अटल सेतु, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। सुदर्शन सेतु, जो कि भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कर्नाटक राज्य के हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सब बीते 12 साल में हुआ है और सब अपने आप में अकल्पनीय, अद्वितीय है। और यही मोदी कार्यकाल में वो रफ्तार जो हिंदुस्तान पकड़ता हुआ नजर आया। जरा अब एक और आंकड़ा देखिए, मोदी सरकार में भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। सकल घरेलू उत्पाद 3.92 ट्रिलियन हो चुका है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार से 2 गुनी वृद्धि है। विश्व आर्थिक रैंक में 11वें से 4थे नंबर पर पहुंच चुका है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो इस वक्त 2,15,000 है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार से करीब 2 गुनी है। निर्यात 863 बिलियन डॉलर है, जिसमें 400% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मेट्रो शहर 29 हो चुके हैं, 400% की इजाफा है। गांव में ऊर्जा 40% से 95% बढ़ गई है। और देखिए जरा एक्सप्रेसवे की लंबाई 7,332 किलोमीटर, जो 750% की वृद्धि है बीती सरकार के मुकाबले। आप सोचिए जरा, ये मोदी ने सिर्फ 12 साल में करके किया है, सिर्फ 12 साल। और इसलिए चंद लाइनों के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। लेकिन 12 वर्ष बीते, एक सपने ने पंख लगाए। मोदी नाम भारत माता की जय जयकार गाए। 2014 से शुरू नई सुबह का सूरज चमका। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हर दिलों में चमका। जनधन खाते खोले, करोड़ों को बैंक से जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान से गांव शहर को संजोया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला से चूल्हे जलाया। आवास योजना से हर गरीब को अपना घर दिलवाया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल का जादू चला। जीएसटी, एक देश एक बाजार, पुरानी जंजीरें तोड़ गया। किसान सम्मान निधि से खेतों में हरियाली आई। आयुष्मान भारत से गरीबों ने जीवन रक्षा पाई। सर्जिकल स्ट्राइक की रात, दुश्मन कांपा थर थर। एयर स्ट्राइक बालाकोट में आतंक का गढ़ ध्वस्त कर सीमा पर सिर उठाए। ना अब चुप्पी, ना अब सहन किया। सर्जिकल एयर स्ट्राइक से आतंक को जवाब दिया। फिर आया कोविड का कहर, दुनिया थर्रा गई। मोदी ने टीके की बाढ़ लाई, वैक्सीन मित्र जग जगाई। गरीब कल्याण अन्न से मोदी ने भूखा पेट भरा। आत्मनिर्भर भारत का नारा हर क्षेत्र में जोश भरा। चांद पर विक्रम, गति शक्ति, अमृतकाल का सफर। विकसित भारत 2047 के सपने को और करीब कर 12 साल की यात्रा। संघर्ष है, संकल्प है, मिसाल है। मोदी के नेतृत्व में भारत बना विश्व गुरु, न कोई सवाल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी